एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन। और हम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, डेली का वही काम है तो कर लेते हैं। पढ़ाई के बिना भी वैसे कुछ नहीं होना है। बार बार हम आकर के बोलते हैं कि चलो आज ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, यही पढ़ना है। और चलो नोटबुक पेन उठा कर के अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपको पता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें अगर स्टार्टिंग में चीजें नहीं समझी तो बाद में नहीं आएंगी, सिंपल सी बात है। और जिसको पढ़ना है वो उसको ये काम करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। कोई भी टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है, आप खुद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नोटबुक पेन लेकर के बैठो। मैं लास्ट में जो हम करके आए हैं उसके साथ आपका एक लिंक बनाते हुए आगे वाले सेशन को कंटिन्यू करने वाली हूं। तो सब लोग अपनी एनसीईआरटी नोटबुक, अगर मेरे पहले सेशंस देखे हैं तो नोटबुक लेकर के बैठो, वो जिसमें नोट्स बने हुए हैं, और हम आगे चलते जाते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। तो हम बॉटनी में जो एनसीईआरटी का 12th की एनसीईआरटी है उसका हम 5th चैप्टर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आपका 4th लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया है? अभी तक हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलमोस्ट कर लिए हैं, ईयर वाइज उनको समझ लिया है। डीएनए कहाँ है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा हेलिक्स है, क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो जाकर के, अगर आप ये सेशन पहले देख रहे हो तो पहले वाले सेशंस को जरूर जाकर के देखना, और उससे रिलेटेड, उस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना। तो पहले क्या करते हैं, एक बार हम अपना थोड़ा सा लिंक बना लेते हैं। किस चीज का? ठीक है, हाँ। तो हमारे पास लास्ट की एनसीईआर, लास्ट में हमने क्या करा था, ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? किसी को इस एक्सपेरिमेंट का नाम है? मैं उन बच्चों से पूछ रही हूँ जो कि यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, वो बच्चे मुझे अपना इस चैप्टर एक्सपेरिमेंट का नाम बताएंगे। ठीक है, अरे यार ये भी अलग चीज है, चलो रुको। माउस ले लेते हैं, माउस को ले लेते हैं। चूहे वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है? मैंने आपको कराया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, है ना? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कराया था, मुझे लगता है आप सबको याद होगा ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने याद करवाया था कि 1928 एक बहुत डरावनी मूवी है, काफी डरावनी मूवी है। और उसमें क्या हुआ था, चूहे घूम रहे थे, घरों में चूहे घूमते हैं, हॉरर मूवीज होती हैं। ठीक है, और क्या थी, कब्र थी, कब्र है तो ग्रिफिथ, है ना, ग्रेवयार्ड बोलते हैं जहाँ पे कब्र होती है, जी से ग्रिफिथ। 1928 डरावनी मूवी, चूहे का एक्सपेरिमेंट है। क्या पता लगाया था हमने? बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता लगाई थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। ऑल्दो प्रूव हो चुका था, पर साइंटिस्ट को चैन नहीं आया, तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। और बच्चों वो एक्सपेरिमेंट क्या था? आपका हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी सिरप कॉफी में डाल करके या किसी और चीज में ना खाएं, यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट में पढ़ लें, जो कि 1952 में ये अपना एक्सपेरिमेंट हुआ था, जेनेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट चीज क्या है आपकी, इस वाले किससे एक्सपेरिमेंट से, जो हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कंफर्म कर दिया था कि डीएनए आपका क्या है, आपका जो डीएनए है वो क्या है, आपका जो डीएनए है अनइक्विवोकल प्रूफ दैट की डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वाले सेशन में हम क्या करेंगे, ये है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, दिख नहीं रही है तो डरो मत, क्योंकि है तो ये एनसीईआरटी ही, है ना, है तो ये एनसीईआरटी ही। हाँ, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, इस डिस्कशन से, अपने इस सेशन के डिस्कशन से क्या क्लियर होने वाला है? इट इज क्लियर दैट द डिबेट between protein versus DNA as the genetic material was unequivocally, मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के रिजॉल्व हो गई थी फ्रॉम द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्रॉम द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इट बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर की कहानी जो है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, हाउएवर की कहानी को हम जानते हैं यहाँ पर कि हाउएवर की कहानी क्या है। रुक जाओ एक सेकेंड।
ठीक है, तो हमने क्या हुआ, अनइक्विवोकली, ठीक है, proved that DNA is the DNA कह रही हूँ, DNA क्या है अपना, DNA is the genetic material, ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब ये जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, तो आरएनए कहाँ गया, आरएनए को क्यों भूल गए लोग, उसके काम को भूल गए। आपको पता है दुनिया में पहले तो वही आया था, बाद वालों को सब याद रखते हैं, पहले वालों को कोई याद नहीं रखता। तो ये अनइक्वोकली प्रूव हो गया था डीएनए कि इज द जेनेटिक मटेरियल बाय हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, बाय हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन 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 डीएनए क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ओके। लेकिन बट इन फ्यू वायरसेस, बट इन फ्यू वायरसेस, काफी सारे वायरसेस में क्या है, आरएनए, डीएनए भी हो सकता है बट आरएनए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ओके। ये बात आपको प्रूव हो गई यहां से। तो ये प्रॉपर्टीज हमें यहां से क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं कि ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है। However, subsequently it became clear that in some viruses, अगर स्टेटमेंट आ जाता है few viruses is the genetic material, तो नहीं लिखना है some viruses, बहुत कुछ वायरसेस में, few थोड़े से वायरसेस में नहीं, कुछ वायरसेस में डिफरेंस है few और some में, ठीक है। RNA is the genetic material, for example tobacco mosaic virus, क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा, एटलीस्ट कुछ और नहीं तो हम इन एग्जाम्पल्स को तो याद रख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल्स को, कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टीएमवी, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। आपको क्या रखना है, जो ये स्टेटमेंट्स पे मैं फोकस कर रही हूँ लिख करके भी, रीड करवा करके भी, तो वो याद रखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है, हमें लगता है कि एनसीईआरटी बहुत टफ है, बट वो एक एक एनसीईआरटी की एक एक वर्ड को याद करवाना चाहते हैं आपको, ये चीज टफ हो जाती है ना। तो और एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एक और है जो क्या है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, ओके। अगर हम फिर एनसीईआरटी पे चलें, यहां पर जाकर के देखो, हाँ, ओके, नाउ आंसर टू सम क्वेश्चन, ठीक है, आंसर टू सम क्वेश्चन ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। क्या सवाल है, व्हाई डीएनए इज द predominant genetic material, whereas RNA perform dynamic function of messenger adapter to be found from the differences between chemical structure of the nucleic acid molecule। देखो अब इसकी कहानी क्या है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है ना, पढ़ ली है मेरे साथ एनसीईआरटी। अब देखो कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या है, कहानी क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, सवाल क्या है, why predominantly DNA is the genetic material, why predominantly DNA is the genetic material। जब हम क्या करते हैं, जब हम आरएनए को मानते हैं कि भाई आरएनए तू तो देखो ये भी कर रहा है, तू ये भी कर रहा है, इस नाम से भी जाने जा रहे हो आप, इस नाम से भी जाने जा रहे हो, तो ये भेदभाव क्यों है, ये भेदभाव क्यों है। Why predominantly DNA is the genetic material when
व्हेन यू स्टडी, जब आप पढ़ते हो क्या, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर किसका, केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, केमिकल नेचर पढ़ते हैं आप न्यूक्लिक एसिड का, जो कि क्या है, डीएनए है आपके पास, एंड आपके पास क्या है, आरएनए। जब आप इन दोनों का केमिकल नेचर पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ आता है, आपको इस चीज से समझ आता है कि आरएनए एक्ट एज adapter, RNA act as messenger, मैसेज भी फॉरवर्ड कर रहा है ये, है ना, मैसेंजर। क्या बोलते हैं हिंदी में मैसेंजर को, किसी को पता है? कौन होते थे पहले मैसेंजर लोग, बताओ मुझे। और आरएनए कैन एक्ट एज कैटालिस्ट, जब आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड्स को तो आपने ये जाना कि भाई आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है। आरएनए आपके ये फालतू काम भी कर रहा है, लेकिन हम फिर भी डीएनए को ही क्यों जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, वाई, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। ये देखो पता है और क्या काम करता है, ये स्टोर भी करता है इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, हाँ ये करता है ये काम। फिर क्यों आप सिर्फ वाई, आप इतने कैसे, क्या बोलते हैं उसको, निर्दयी, कि आप इतने मतलब ही कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल, ऐसा नहीं है। देखो पार्शियलिटी हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होएगी, कभी ना कभी तो वो निकल के आएगी। तो वही हुआ, आरएनए को समझ आया कि हाँ मेरे में थोड़ी सी अलग क्वालिटीज़ हैं, मैं अलग हूँ, डीएनए अलग है, बट डीएनए का काम अलग हो गया, उसमें अलग क्वालिटी है तो उसका काम अलग है, ऐसा थोड़ी है, मेरा भी तो इम्पोर्टेंस है। अब आप जानोगे कि आरएनए भी इम्पॉर्टेंट है, आरएनए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट डीएनए की एक अलग क्वालिटी की वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। फिर से एनसीईआरटी को साथ लेते हुए आपकी ऐसी हैबिट डलवाएंगे हम एनसीईआरटी पढ़ने की। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, ये पढ़ लिया है, ठीक है, ओके। यहाँ से आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोजेस वायरस, क्यूब बैक्टीरियोफेज, और ये क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर एज आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर अडेप्टर दैट हैज़ बीन फाउंड, जो कि हमें पता चला कि डिफरेंसेस बिटवीन देयर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हमें किससे पता चला, न्यूक्लिक एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला। अब कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, अब मुझे आप बता सकते हो केमिकल डिफरेंसेस क्या है डीएनए एंड आरएनए के। अब हमें ये क्या करना है, इस इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है। जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बच्चों। तो हम आपको 4 पॉइंट्स को बता देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एबल टू मेक इट्स ओन रेप्लिका, ठीक है, इट्स ओन रेप्लिका, ठीक है, एबल टू मेक इट्स ओन रेप्लिका, वो अपने खुद की कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर देखो नहीं किया, सपोज कर लो 1 सेल 2 सेल में बनती है, अगर आपका कोई भी केमिकल ये काम नहीं कर पाता जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बनाना चाहते हैं, तो वो कॉपीज कैसे बनाएगा, इंफॉर्मेशन को दूसरी सेल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, बेचारा एक ही हर जगह भाग दौड़ करता रहेगा तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल सकता। तो इट शुड बी एबल टू मेक इट्स ओन रेप्लिका। आपके पास उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या है, दूसरा पॉइंट आता है इट शुड केमिकली, इट शुड बी केमिकली
एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिग्रेडेशन हो जाएगी, और डिग्रेडेशन होगी तो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्लो म्यूटेशन की, मैं फास्ट म्यूटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, स्लो म्यूटेशन के चांसेस होने चाहिए। स्कोप शुड बी देयर। वाई बच्चों, वाई बताओ क्यों, यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं ये चीज, वाई क्यों होना चाहिए स्कोप म्यूटेशन का। क्या म्यूटेशन की वजह से कैंसर्स नहीं होते, क्या म्यूटेशन की वजह से बीमारियां नहीं होती हैं जो हम पढ़ के आए हैं, क्यों होना चाहिए, बिकॉज म्यूटेशन विल लीड्स टू इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इवोल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बायोलॉजी में। काइंड ऑफ चैप्टर से क्वेश्चन अगर नीड से रिलेटेड देखें तो क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, बट इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन ऑल द बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, इवोल्यूशन, बिकॉज म्यूटेशन लीड्स टू इवोल्यूशन। म्यूटेशन, कैसी म्यूटेशन, स्लो म्यूटेशन लीड्स टू इवोल्यूशन, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि म्यूटेशन हो। अब आपके पास 4 पॉइंट्स थे ना, अब लास्ट पॉइंट बचा है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। तो बच्चों क्या चल लें फिर से एनसीईआरटी के ऊपर कि हमने ये सारे पॉइंट क्या करे हैं, पढ़ लिए हैं, है ना। चलो हाँ, तो अगर हम एनसीईआरटी को यहाँ पर देखें, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा, आई एम सॉरी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि शायद आपको ये चीज़ें दिखाई ना दे रही हूँ। नाउ इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस उसमें होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। यहाँ पे स्लो चेंजेस म्यूटेशन के स्कोप होने चाहिए, जो कि क्या करेगा, इवोल्यूशन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, या मेंडेलियन इनहेरिटेंस से ये क्लियर होना चाहिए, मतलब ट्रांसफर करना चाहिए, इसको एक्सप्रेस करना चाहिए। नाउ इफ वन एग्जामाइन, अगर कोई एग्जामाइन करता है सारी रिक्वायरमेंट को वन बाय वन, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ क्या लिखा है, ये शायद थोड़ा सा बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, इफ वन एग्जामाइन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, अगर आप सारी 4 रिक्वायरमेंट को वन बाय वन देखो तो क्या देखते हो, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। अब मैं आपको एक चार्ट बनवाती हूँ, ठीक है, एक हम चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बार बार ये काम करना पड़ेगा, बट हम बार बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट हो गए, अगर हम लेट अस एग्जामाइन ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल 4 पॉइंट्स, हम चारों पॉइंट्स को एग्जामाइन करेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए में, कि दोनों में से किस किस में ये चीजें हैं, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपन टेबल बना लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ओके, अब
देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे होने वाला है डीएनए, आरएनए। ओके, ओके। तो चलो पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, रेप्लिकेशन की। कि मतलब रेप्लिकेशन क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन क्या होना चाहिए, होना चाहिए दोनों में, है ना, रेप्लिकेशन। तो हमने क्या देखा कि अगर हम कॉम्प्लीमेंटरिटी से, है ना, बेस पेयरिंग जो होती है, क्या होती है, बेस पेयरिंग, जो कि क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है आपके न्यूक्लियोटाइड में, है ना, न्यूक्लियोटाइड में आपकी क्या होती है, बेस पेयरिंग। अब बेस पेयरिंग कैसी, क्या है, कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपको एक स्ट्रैंड पता है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा बना सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये था है कि हमें एक पता है तो हम दूसरा बना सकते हैं। तो दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। एबिलिटी क्या है, रेप्लिकेशन की क्या है, इसमें एबिलिटी है ना। तो ये क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है ना। आरएनए से आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो आरएनए भी क्या हो रहा है, आरएनए भी क्या हो रहा है, बन रहा है ना। आरएनए क्या हो रहा है, बन रहा है। ये देखो एनसीईआरटी में, कलर फिर से चेंज करूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वन एग्जामाइन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, दे हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। द अदर मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखो, ध्यान से इधर उधर भटको मत, द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। ठीक है, फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। अगर हम देखते हैं, अब अगर हम इधर देखते हैं, क्या चीज देखते हैं हम इधर, चलो ऐसे ही ले लो, तो वाइट ले लो, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डीएनए के पास भी रेप्लिकेशन है, आरएनए के पास भी रेप्लिकेशन है, लेकिन प्रोटीन्स के पास क्या है, ये एबिलिटी, प्रोटीन्स डू नॉट हैव एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। इनके पास क्या है, एबिलिटी रेप्लिकेशन की नहीं है। अच्छा दिख नहीं रहा है, चलो टेंशन ना लो, करती हूँ मैं चेंज इसे। है ना, हो गया है चेंज। चलो आ जाओ ब्लैक वाले पार्ट पे, ठीक है। तो आरएनए में और डीएनए में दोनों में क्या है, एबिलिटी है रेप्लिकेशन की। तो हमें इस बात से भी पता नहीं चला कि हम सिर्फ डीएनए को ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्या, एज अ रेप्लिकेटिंग एजेंट। ठीक है, हम डीएनए को ही एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, रेप्लिकेशन दोनों के द्वारा फॉलो किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ये क्या होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करो, चलो, है ना। लेकिन स्टेबिलिटी की कैसे बात करेंगे, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, है ना, वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ओके, अगर आपको केमिकल्स की हम बात करें यहाँ पर वन बाय वन, केमिकली की कैसा नेचर होता है इसका, केमिकल इनकी कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव है, डीएनए क्या है, लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर मैं उसी जगह बात करूंगी, सो आरएनए इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, किसकी वजह से है मोर रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ OH ग्रुप एट 2 प्राइम कार्बन। ठीक है, एट 2 प्राइम, 2 सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ
यहाँ पे सिर्फ H ग्रुप होता है, H एट 2 कार्बन, ठीक है। ये चीज केमिकली ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव, तो क्या हो गया, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, ये क्या करता है, मोर स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल है। और मैं आपको एक बात बताऊं तो क्या, ये ना अगर आपने देखा है डीएनए आरएनए बना रहा है, डीएनए को जब एक्सप्रेस करना होता है तो वो क्या कर रहा है, वो आरएनए को बोल रहा है ये ले इंफॉर्मेशन, है ना। तो नॉट अ गुड एक्सप्रेसर, ठीक है, बट आरएनए इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। ये बात समझ आ गई। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात अगर आप करते हो तो पहला पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ H ग्रुप 2 कार्बन पर, और सेम जगह यहां पे क्या, OH ग्रुप एट 3 कार्बन पर, ठीक है, सॉरी 2 कार्बन पर, ओके। ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है, यहां पर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंस ऑफ थायमीन मेक इट मोर स्टेबल, ठीक है। और ये क्या होता है, यूरासिल, यूरासिल की प्रेजेंस क्या करती है, इसको लेस स्टेबल बनाती है। आरएनए में थायमीन नहीं प्रेजेंट होता, आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। थायमीन की जगह पर न्यूक्लियोटाइड में ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पायरिमिडीन है, जो कि पायरिमिडीन याद आ रहा है, पी कट, पैक ज्यादा हो गया तो कट कर दो, वो याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, लेस स्टेबल है, और वो इसको बना देता है मोर स्टेबल। नाउ अगर हम एनसीईआरटी को यहाँ पर फिर से देखें तो अब आप देखो क्या क्या चीज़ें हमने कर ली हैं। ऑलमोस्ट हमने स्टेबिलिटी की बातें कर ली हैं। तो क्या बना रहा है, द जेनेटिक स्टेबल genetic material should be stable enough not to change at different stages of life cycle, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। एज विद चेंज और फिजियोलॉजी, टाइम के साथ, एज के साथ इसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें यहाँ पर क्या करनी है, ऐड करनी है, जो कि हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आई, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से प्रूव करता है कि डीएनए इज मोर स्टेबल थर्मली, है ना। टेम्परेचर में क्या हो रहा है, थर्मोस्टेबल है ये क्या है, नॉट थर्मोस्टेबल, ये डिग्रेड हो गया था, है ना। ये आरएनए तो ट्रांसफर नहीं हुआ था, डीएनए ही हुआ था ना ट्रांसफर, तो नॉट थर्मली स्टेबल। आ गई बात समझ। तो आपका डीएनए हद से ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। फिर से चलो एनसीईआरटी पर और देखो एनसीईआरटी की कहानी को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, दिस नाउ कैन easily be explained in the light of DNA that two strands being complementary is separated by heating and come together when appropriate conditions are provided। बिल्कुल सही। Further, 2H group present at every nucleotide in RNA is reactive, जो कि मैंने आपको बताया है, और वो RNA को क्या बना रहा है, लेस स्टेबल। अब लेस स्टेबल वर्ड मैंने आपको बताया है, एक वर्ड होता है लायबल, मतलब आप खुद को एक्सपोज कर रहे हो बुरे चीजों के लिए। जैसे कि घर में हम सेफ रहते हैं और घर की बाउंड्रीज हटा दी तो यू आर लायबल टू मोर डेंजर, है ना। आप डेंजर को अपने आप ही इनवाइट कर रहे हो। तो आरएनए
क्या है, लिबाइल है, सॉरी नॉट लाइबल, लाइबल मतलब जिम्मेदार होना, ठीक है, लिबाइल, आरएनए इज लिबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल, ठीक है। आरएनए इज नाउ, ये बात मैं आपसे करने वाली हूँ कैटालिटिकली, जो स्ट्रक्चरली या जो भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, देयर फॉर अमंग द, तो मैं इसको क्या करती हूँ, कंक्लूड कर देती हूँ आपके इसी चीज को, जो कि क्या है, इधर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ से मैंने क्या बोला कि ये लेस रिएक्टिव है ना, लेस रिएक्टिव, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या बात आई है कि जो मोर रिएक्टिव है, जो ज़्यादातर केमिकली मोर रिएक्टिव है, वो मेजरली स्टेबल कम होगा, मेजरली स्टेबल कम होगा। और आरएनए, आरएनए क्या कर रहा है, केमिकल में एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अडेप्टर की तरह यूज हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो एज ए मैसेंजर यूज हो रहा है। एंड मैंने एक बात बताई थी आपको, कैटालिटिकली, कैटालिटिकली क्या है, एक्टिव है, मतलब किसी रिएक्शन को फास्ट बताता है। तो ये भी क्या है इसका, ये भी क्या है इसके, केमिकली, केमिकल स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं हम यहाँ पर इसकी, ठीक है। सेम चीज़ आपके आरएनए में भी, यहाँ पे हम केमिकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से इन्फ्रेंस आपने क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ से क्या बिल्कुल तोड़ निकाला है, यहाँ से आपने ये तोड़ निकाला है कि डीएनए, कोई और कलर लें क्या, क्या कलर बचा है, वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक ले लेते हैं। डीएनए केमिकली more less reactive, chemically less reactive, structurally more stable, more stable to store genetic information, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकाला है, तोड़ क्या निकाला है, डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन आरएनए क्या है, ऐसा नहीं है। तो आपने आरएनए के बारे में क्या निकाला है कि आरएनए क्या है, आरएनए मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, ठीक है, एंड लेस स्टेबल। ओके बच्चों, ये हम यहाँ से बात को पकड़ पाए हैं, इन चीज़ों को हम निकाल पाए हैं यहाँ से। अब चल लेते हैं, अपनी दो प्रॉपर्टीज़ हुई हैं, हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो, अरे यार, हाँ, तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं अभी, डीएनए की, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमारे पास हमने कितनी प्रॉपर्टीज कर ली हैं, दो हो चुकी हैं। अब म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। ओके, देखो डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए दिखाता है स्लो म्यूटेशन। आपको पता है किस वजह से,
उसी एच ग्रुप की वजह से, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है तो जल्दी जल्दी म्यूटेट नहीं करता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जब हमारे इंडिया में कोविड आया था तो इन्फॉर्मेशन यही आ रही थी कि ऐसा नहीं है कि ये पहला वायरस है, ये आपका सार्स ग्रुप का ही है एक कोविड वायरस, है ना। सार्स सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ वायरसेस करते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहलाता है सिंड्रोम। तो ये उन वाले वायरसेस का ही प्राणी है। बट आपने देखा है आरएनए क्या है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है किसका, वायरस का। जेनेटिक मटेरियल है किसका, वायरस का, ऑफ वायरस। अब यहाँ पे क्या कहानी हो रही है, वायरस में वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। अब आरएनए जो ये इस वायरस में है, सपोज कर लो ये मैंने वायरस बना दिया है, आरएनए है यहाँ पे, तो ये आरएनए क्या कर रहा है, ये आरएनए है मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ठीक है। मोर रिएक्टिव किस वजह से है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, OH ग्रुप है जो 2' कार्बन पे इसकी रिंग पर पेंटोज शुगर पे प्रेजेंट है। अब ये मोर रिएक्टिव है तो आरएनए क्या करेगा, चेंज करेगा, क्या करेगा, फास्ट चेंजेस। फास्ट चेंजेस की वजह से क्या होगा, फास्ट म्यूटेशन होगी, और फास्ट म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, फास्ट म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन, इस वायरस के मान लो 4 पैर आ गए यहाँ पे, इवोल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से मेडिसिन चेंज करनी पड़ेंगी, आपको क्या करनी पड़ेंगी, मेडिसिन चेंज करनी पड़ेंगी, आपको वैक्सीन्स फिर से बनानी पड़ेंगी। इजंट इट अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, है ना, है ना। ये आरएनए कितना बुरा सा, इसलिए तो नहीं कर रहे हैं हम इसे कंसिडर कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। कितना परेशान करेगा, एक वैक्सीन बनाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, कितना टाइम लगा। अगर इनको ही जेनेटिक मटेरियल कंसिडर कर दिया हो जाता होता तो ये हमारी बॉडी में अगर मिलते होते तो हम पता है क्या कर रहे होते, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अतरंगी सतरंगी हम लोग बने घूम रहे होते, है ना। अभी तो हम क्या करते हैं, खुद ही चेंज कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बाल चेंज करा लिए, हेयर कलर। आई एम नॉट सेइंग कि जिसने चेंज किए वो बुरे लग रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ चेंज का। तो हमने बालों का कलर चेंज कर लिया, ये कर लिया, कपड़े एक अलग चीज़ होते हैं, वो तो आप पहन लो कैसे भी, वो तो एक्सटर्नल चीज़ हो गई। बट हम कितने चेंजेस खुद कर रहे हैं, बट नेचुरली नहीं हो रहा है, वो म्यूटेशन बहुत फास्ट है। तो म्यूटेशन अगर फास्ट होगी ना तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। म्यूटेशन यहाँ पे क्या है, फास्ट है। और आपको अगर पता है प्रॉपर्टीज़ जो कि हम एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हम चाहते हैं एक जेनेटिक मटेरियल में, वो क्या है, स्लो म्यूटेशन। सो स्लो म्यूटेशन क्या है, इज प्रेजेंट इन, देखो ये म्यूटेशन वर्ड गायब हो गया, स्लो म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, बट यहां पे एब्सेंट है। सो यहां से क्या इन्फ्लुएंस आई है, डीएनए। तो देखो अब जिसमें म्यूटेशन स्लो है, हाँ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर जिसमें म्यूटेशन स्लो है सो दैट थिंग इज अ गुड एब्जॉर्बर, गुड स्टोरेज मटेरियल, स्टोरेज टू स्टोर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। टू स्टोर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आपको हाईलाइट हो रही है इतने सतरंगी कलर में, मैंने ये गुड स्टोरेज लिखा है, कौन है, आपका डीएनए। क्यों है ये भी पता चल गया। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन, तो देखो यहाँ पे बात आ जाती है आपका डीएनए की। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, डीएनए क्या कर रहा है, आरएनए बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन, प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट, है ना, एक्सप्रेस कर रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन, है ना। लेकिन वायरस के केसेस में जैसे कि हम मान लें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो आरएनए क्या करता है, आरएनए सिर्फ एक्सप्रेस कर देता है यहाँ पे जाकर के, किस फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में,
यही तो मेंडल कहता है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो। कैपिटल टी एक क्या है, टी हाइट का जीन है जो कि एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें क्रोमोसोम ही तो है, उसमें डीएनए ही तो है, एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन की फॉर्म में। प्रोटीन जा करके बोलते हैं ओ हाइट बड़ी होगी, ओ हेयर कलर ऐसा होगा, ओ आइज कलर ऐसी होंगी, है ना। तो डीएनए को आरएनए पे डिपेंड होना पड़ता है। डीएनए डिपेंड ऑन आरएनए, डीएनए डिपेंड ऑन आरएनए फॉर एक्सप्रेशन, फॉर एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन के लिए कौन अच्छा है, आरएनए, है ना। तो एक्सप्रेशन के लिए कौन अच्छा है, फॉर एक्सप्रेशन, फॉर एक्सप्रेशन आरएनए इज गुड, आरएनए क्या है, गुड है। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बता रही हूँ, देखो आरएनए जो वायरस की बॉडी में आरएनए है ना, रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसे करते हैं, देखो लास्ट स्लाइड पे चलते हैं एक बार, यहाँ पर है ना। अब वायरस में क्या होता है, डीएनए है ना, डीएनए, डीएनए है यहाँ पे, आरएनए से डीएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों उल्टी ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, उल्टा रेप्लिकेशन चल रहा है, किसमें, होस्ट की बॉडी में। आरएनए जो वायरस आपके कोविड ने क्या किया, कैसे स्प्रेड करा, मान लो एक कोविड आया, एक वायरस आया, वो वायरस मेरी बॉडी में सपोज चला गया, अब मैं हूँ होस्ट उसके लिए, जो कि मैं उसको होस्ट कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ, सारे सेल्स अपने सारा खाया पिया है ना, अच्छा अच्छा खाना टेस्टी टेस्टी खूब गर्मियों में बना बना के खा रहे थे। वायरस ने कहा वाह तेरी सेल में मैं आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, सारी तेरी सेल की जो मशीनरी है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं जो भी काम कर रहे हैं, लाओ बेटा सारे ऑर्गेनेल्स लेके आओ। सारे ऑर्गेनेल्स ने उसको सपोर्ट किया। अब वायरस ने क्या किया, मैं अपना आरएनए तुम्हारी बॉडी में डाल देता हूँ, तुम्हें क्या पता कि ये किसका आरएनए है। मेरी सेल्स ने कुछ सिम्टम्स तो शो करे, पर वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसने वायरस इतना ज़्यादा ताकतवर था कि या तो हम मर जाते या फिर हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती। तो इतने टाइम में हमारी सेल्स ने इसके आरएनए को क्या कर दिया, डीएनए में बना दिया, है ना। और ये फिर आरएनए बनाएगा, है ना, फिर आरएनए बना करके कई सारे वायरसेस बन गए। ये आरएनए किसका है, एक वायरस का है, एक वायरस का है। और आप देखो कितने जल्दी रेप्लिकेशन होता है, तो बहुत सारे वायरस बन गए और मैंने छीका तो वो किसी और की बॉडी में चला गया और सेम प्रोसेस उसने वहाँ पे भी स्टार्ट कर दी बच्चों, है ना। तो चलो ये 4 पॉइंट हो गए। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने आज क्या पढ़ा है कि क्या रेप्लिकेशन किस में है, रेप्लिकेशन किस में है, डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, ठीक है। स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल डीएनए किसके लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीएनए। आरएनए क्या है, स्टेबल नहीं है। थर्ड क्या था आपके पास बच्चों, थर्ड था आपके पास म्यूटेशन, जो कि कैसी होनी चाहिए, डीएनए, डीएनए में क्या है, स्लो म्यूटेशन है, स्लो म्यूटेशन है। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होती है, गुड फॉर जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज। मैं फिर से बता रही हूं आपको, मैं नहीं चाहती कि आप ये चीजें भूलो, ठीक है। और आरएनए यहाँ पे क्या है, स्टोर नहीं कर पाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जीन एक्सप्रेशन, जो कि क्या है, डीएनए नहीं करता है बट आरएनए क्या कर रहा है, उस चीज को कर रहा है। तो यहाँ से एक हमने ओवरव्यू क्या लिया है कि फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक ठीक है, बिकॉज वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ एक वजह से, किस वजह से, मेन चीज क्योंकि मोर स्टेबल है,
मोर स्टेबल है तो आपकी स्टोर करके प्रोटेक्ट करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देगा विदाउट एनी म्यूटेशन, विदाउट एनी फर्दर चेंजेस। फिर भी डीएनए में म्यूटेशंस होते हैं और हम उसको पढ़ते हैं बच्चों, पर यहाँ कंफ्यूज मत हो कि ज़्यादा म्यूटेशन खतरनाक है, स्लो म्यूटेशन रिक्वायर्ड है, बट सम टाइम मैनी अ टाइम्स म्यूटेशंस आर बैड, तो आपको वो झेलना पड़ेगा। म्यूटेशन उसी वजह से होती हैं, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि म्यूटेशन कराते हैं। ठीक है, तो चलो एनसीईआरटी की शक्ल देख के आते हैं फिर से। हाँ जी, तो हमने क्या किया है, ये पढ़ लिया है ना, डिटेल डिस्कशन हो चुका है आपका। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, in fact being unstable mutate at faster rate, consequently viruses having RNA genome having shorter lifespan and evolve faster। हाँ, अगर म्यूटेशन ज़्यादा होगा तो लाइफ स्पेन कैसी होगी बच्चों, कम होगी, तभी तो वायरस मर गया, ख़त्म कर दिया हमने, हम तो अभी भी हैं, है ना, हम तो अभी भी हैं। RNA can code directly synthesis proteins and can express the characters, but DNA however have to depend on RNA for the synthesis of proteins। मैं ये statement लिख चुकी हूँ। The protein synthesizing machinery has evolved around RNA। The above discussion indicate that both DNA and RNA can function as the genetic material, but for the storage purpose of genetic material, DNA is the one। DNA यहाँ पे क्या करा, जीत गया है। For the storage purpose, DNA is better। Okay? ऑल राइट, चलो आरएनए वर्ल्ड में आते हैं। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन एंड इमीडिएट क्वेश्चन विच इज एविडेंट, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। चलो मैं आपको पहले आरएनए पढ़ा देती हूँ, फिर मैं एनसीईआरटी रीड करवा दूंगी, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, लो एनसीईआरटी चली गई है, देखेंगे बाद में अब। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम आरएनए वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ लेते हैं। पहले कौन इवॉल्व हुआ, पहले फर्स्ट इवॉल्व, लास्ट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। बोथ RNA and DNA has properties of genetic material, but DNA being more stable, not easy to degrade, is the good chemical to store information। ठीक है, एंड हेंस DNA is the genetic material। ओके, नेक्स्ट, अब आपके पास ये बात आ गई, आरएनए वर्ल्ड में थोड़ी सी एक चीज चलती है कि फर्स्ट कौन इवॉल्व हुआ, फर्स्ट आरएनए इवॉल्व, है ना। पहले तो आरएनए ही आया था, देन डीएनए फॉर्म्ड, ठीक है। पहले क्या था, आरएनए था, उसके बाद कौन आया, डीएनए, उसके बाद कौन आया है यहाँ पर, डीएनए। तो आरएनए आपका बहुत सारे फंक्शन कर रहा था, ठीक है। आरएनए आपके बहुत सारे फंक्शन कर रहा था, ये एज अ कैटलिस्ट ऐड कर रहा था, एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा था,
ये एज अ मैसेंजर काम कर रहा था, मैसेज भी भेज रहा था, एज अ अडेप्टर भी, मतलब किसी को गोद भी ले रहा था ये, ठीक है, इतने सारे काम कर रहा था। एज अ जेनेटिक मटेरियल भी एक्ट कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल भी एक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसको नहीं माना है, क्या वो जेनेटिक मटेरियल नहीं कंसिडर किया। और क्या है ये, लेबाइल है फॉर डिग्रेडेशन, ये इसकी एक बुरी बात है, ठीक है, डिग्रेडेशन के लिए क्या है ये, लेबाइल है। ट्रांसक्रिप्शन ये इजीली कर सकता है, लेकिन डीएनए में क्या खासियत है, डीएनए क्या है, स्टेबल है। और देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, लेस स्टेबल है ना, ये एक्सप्रेशन भी कर रखा है, एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, पर डीएनए नहीं करता ये काम। पर डीएनए में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डीएनए क्या है, स्टेबल है, बाद में आया है, डबल स्टैंडर्ड है, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड है ये। और आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। और आपको पता चल गया कि ये क्यों स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, स्टैकिंग है, ये सारी चीज़ें इसको स्ट्रक्चरली स्टेबल बनाती हैं, है ना। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन आरएनए फॉर एक्सप्रेशन, ये बात है इसकी। मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ, लेकिन ये क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है। जब डीएनए अपनी कॉपी कर लेता है आफ्टर रेप्लिकेशन, ये क्या कर रहा है, प्रूफ रीडिंग कर रहा है, ठीक है, एंड ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग मतलब खराब चीज़ों को निकाल भी रहा है, प्रूफ रीडिंग कर रहा है। तो ये क्या बना रहा है, डीएनए को, और डीएनए आपको पता है स्टेबल सो है, तो इसलिए हमने डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ओके। और आरएनए से ही कौन बना है आपका, डीएनए, इवोल्यूशन के बाद इवॉल्व्ड, ठीक है। ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये सारी चीज़ें थी आरएनए वर्ल्ड के बारे में। अब मैं फटाफट आपको एक बार और फिर से आरएनए वर्ल्ड को रिवाइज करा देती हूँ। देखो ज़रा, एनसीईआरटी भी गायब हो गई है, इसको भी चैन ही नहीं है। एनसीईआरटी कहाँ है, तो ये रही, ठीक है, नहीं ये नहीं है। फिर हम सिलेक्ट कर लें फटाफट 12th, ज़रा सा वेट कर लो बच्चों, 5th चैप्टर खोल लें। हाँ, ये हो गया है, ये हो चुका है सब, ये हो गया है क्या, पेज नंबर नहीं। सो फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट, सबूत के साथ आता है, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इट शैल बी डिस्कस इन द डिटेल इन द evolution, ठीक है। Now RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest the essential life process such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. RNA used to act as a genetic material as well as catalyst, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन वो भी कराता है, बट आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, देयरफॉर डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल एंड बीइंग डबल स्टैंडर्ड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फर्दर रेजिस्ट एनी चेंजेस बाय इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिपेयर, ठीक है, ओके। सो ये थी आपकी लास्ट चीज, और यहाँ पे एक करेक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग प्रूफ रीडिंग तो हो रही है, प्रूफ रीडिंग, ठीक है, प्रूफ रीडिंग डैमेज रिपेयर हो रहा है ना। यहां पे हमें पता चला कि स्प्लाइसिंग करा रहा है ये, है ना, जिसकी वजह से ये क्या है, ट्रांसलेशन करा रहा है, ये भी हमने लिखा था यहाँ पे, जिसको यहाँ पे हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ये सारे काम कराना मतलब इसका प्रूफ दे रहा है कि क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। स्प्लाइसिंग इधर भी होती है, इधर भी होती है, बट वो आरएनए वाले फेज में ही होती है, ठीक है, वो रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में पूरा आता है, बट
मतलब पूरा, ठीक है। ट्रांसलेशन जब हो रहा होता है तब ये काम होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, ठीक है, आगे वाली प्रोसेस में। तो ये था हमारे आरएनए वर्ल्ड से रिलेटेड टॉपिक, और हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल सेशन में कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम रेप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।